सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान समेत कुछ दीगर ममालिक अमरीका के साथ मिलकर इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक खुश आइन पेशरफ्त है, लेकिन सवाल ये है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जमानत कौन देगा। चंद माह कबल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कलिबाफ पाकिस्तान के दौरे पर आए तो मुझे उनसे मुलाकात और गुफ्तगू का मौका मिला। इन्हें नवंबर 2025 में यकीन था कि इसराइल एक दफा फिर ईरान पर हमला करेगा। उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि इसराइल और अमरीका मुज़ाकरात को धोखे के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुज़ाकरात के दौरान जंग छेड़ देते हैं। अब अमरीका बाकिर कलिबाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन बाकिर कलिबाफ समेत ईरान की मौजूदा क़यादत ट्रंप पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करती। क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर एर्दोगान या मिस्र के सदर सीसी ये जमानत दे सकते हैं कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जो वादा करेंगे उसे हर सूरत निभाएंगे? जिस ट्रंप का वजीर जंग पीटर हेग्सेथ मस्जिद अक्सा को गिराने की बातें करता रहा है और जिस ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में डिस इन्फॉर्मेशन फैलाए, उस ट्रंप की जमानत कौन दे सकता है? अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात पहले भी होते रहे, लेकिन इन मुज़ाकरात को ईरान ने नहीं, हमेशा अमेरिका ने सबोताज किया। इन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने से पहले एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जिसकी कोई भी फरीक खिलाफ वर्जी न करे। ट्रंप ने ये जंग अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की है। क्या जमानत है कि ट्रंप दोबारा ईरान के खिलाफ ऐसी जारियत नहीं करेंगे? ये पहलू नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस वक्त फौरी सीज फायर ईरान की नहीं, ट्रंप की ज्यादा जरूरत है। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है क्योंकि ईरान में रिजीम चेंज का खतरा फिलहाल टल चुका। ट्रंप को इस गलतफहमी से निकलना होगा कि सीज फायर अब अमेरिका की शराइत पर होगा। ट्रंप की हैसियत एक जारे और धोखेबाज की है, ईरान की हैसियत एक मजलूम की है जिसने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इंसाफ उसे मिलना चाहिए जो मजलूम है। बैनुल-अक़वामी कानून को ट्रंप खुद ही गैर मौसर कर चुके। वो याद रखें कि न तो वो ये जंग जीत रहे हैं और अब न ही वो कोई सुपर पावर रहे हैं। उनकी शाहाना रऊनत और खप्ते अजमत जवाल का शिकार है। खप्ते अजमत का मुकाबला शौक शहादत से है जिसने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, लेकिन पहले ट्रंप अपने लिए कोई जामिन तो तलाश करें। सोचा भी नहीं था कि कभी इसराइल किसी आलमी इदारे को शिकायत करेगा कि ईरान के मिसाइलों से उसकी सिविलियन आबादी और बच्चों के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। इसराइल की वजारत खारजा ने यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल कैथरीन रोसेल के नाम एक खत लिखा है। 23 मार्च को लिखे जाने वाले खत पर इसराइल की डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉर यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नैना बैन आमी के दस्तखत हैं। खत में यूनिसेफ की तवज्जो ईरान की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ दिलाई गई है जिसमें सिविलियन आबादी का बहुत नुकसान हो रहा है। खत में बताया गया है कि 21 मार्च को ईरान के एक मिसाइल से निकलने वाले क्लस्टर ने रेशो लेजोन में एक किंडर गार्डन को मुतासर किया जो खुशकिस्मती से बंद था। इसी दिन अराद के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरने से 115 सिविलियन जख्मी हो गए, जिनमें 18 बच्चे भी शामिल थे। खत में इसराइली शहर डेमुना पर 12 मिसाइल हमलों में 60 सिविलियंस के जख्मी होने का भी जिक्र है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इसराइल की तरफ से यूनिसेफ को लिखे जाने वाले खत में 1 मार्च से 23 मार्च तक ईरान की तरफ से हमलों में सिविलियन आबादी से दीगर नुकसानात का भी जिक्र है और मुतालबा किया गया है कि यूनिसेफ ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत करे। सच्ची बात तो यह है कि इस खत में इसराइली बच्चों के जख्मी होने के जिक्र पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे याद है जब इसराइल ने गजा में अंधाधुंध बमबारी से हजारों बच्चों को शहीद कर दिया तो यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने अपने एक बयान में कहा था कि गजा हजारों बच्चों के कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल कैथरीन रोसेल ने भी बार बार इसराइल से अपील की कि गजा में बच्चों का कत्लेआम बंद करो, लेकिन इसराइल ने किसी की न सुनी। इसराइली वजारत खारजा के इस खत से अगले रोज यूनिसेफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एक ब्रीफिंग में कहा कि मशरिक वस्ता में हालिया जंग शुरू होने के बाद से 2100 बच्चे जख्मी हुए या मारे जा चुके हैं और रोजाना 87 बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 206 बच्चे ईरान और 118 लेबनान में शहीद हुए, 4 बच्चे इसराइल में मारे गए और 1 बच्चा कुवैत में अपनी जान से गया। यूनिसेफ की ये ब्रीफिंग न्यूयॉर्क में दी गई। न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसी अमेरिका की बमबारी से ईरान के शहर मनाब
में एक गर्ल्स स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चियां शहीद हो गई। जब से इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये जंग शुरू की है, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इसराइल से लेबनान और कुवैत से बहरीन तक तमाम स्कूल बंद हैं। लाखों बच्चे तालीम से महरूम हैं। क्या इस जंग का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल और अमेरिका है? जी नहीं, इस जंग के जिम्मेदार वो तमाम ममालिक और आलमी इदारे हैं जो 1948 से आज तक इसराइल की बदमाशी पर खामोश हैं। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए 1967 में मस्जिद अक्सा समेत बहुत से फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये वो इलाके थे जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत में शामिल थे। इसराइल ने इन इलाकों पर कब्जा करने के बाद वहां सेहूनियों को आबाद करना शुरू कर दिया। फलस्तीनियों ने मजम्मत की तो अमेरिका ने इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। फिर कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। वो OIC जो 1969 में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के रद्द अमल में कायम की गई थी, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई, तो इसराइल ने अपनी सरहदों को मजीद वसी करने का मंसूबा बना लिया। इस मंसूबे के खिलाफ मुस्लिम ममालिक ने सिर्फ मजम्मती बयानात दिए, किसी ने इसराइल का हाथ रोकने की कोशिश न की। आखिरकार हमास ने इसराइल को रोकने के लिए इन फलस्तीनी इलाकों को आज़ाद कराने की कोशिश की जो इसराइल ने कब्जे में लिए थे। आप इसे गलत हिकमत अमली कहें या जुनूनियत कहें, लेकिन जो कुछ इसराइल करता रहा है उसे क्या कहेंगे? मशरिक़ वस्ता में जो जंग जारी है, इसकी असल जिम्मेदार वो नाम नेहाद महज़्ज़ब दुनिया है जिसने 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा का कंधा इस्तेमाल करके फ़लस्तीन को तकसीम किया और इसराइल कायम किया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1947 में अमरीकी सदर ट्रूमैन को खत लिखा और कहा कि इसराइल के क़याम से मशरिक़ वस्ता में कभी अमन कायम नहीं होगा, लेकिन ट्रूमैन इसराइल के पीछे खड़ा रहा। कई दिहाइयों के बाद इसराइल और अमरीका को पता चला है कि अगर उनके बम फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट कर सकते हैं तो ईरान के मिसाइल भी इसराइली बच्चों को गैर महफूज बना सकते हैं।